एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे कल्मिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस कि किस तरीके से एक फौजदारी मुकदमा शुरू होता है, और हमें ज्वाइन किया है मियां अली हैदर साहब ने। सो वेलकम बैक अगेन। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है और कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। विशाल, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि ताज़ीरात पाकिस्तान में जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। हर वो मुकदमा जिसको सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल में जिसको सीआरपीसी के सेकंड शेड्यूल ने कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, वहाँ पे 154 के तहत एफआईआर दर्ज। और हर वो ऑफेंस जिसको नॉन कॉग्निजेबल डिक्लेयर किया गया, वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उसके एक डिफरेंट हिरार्की है 155 ऑनवर्ड्स जो ऑपरेट करती है। सो ये क्लासिक डिफरेंस है किसी भी ऑफेंस की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, कि जहाँ आपने देखा, क्योंकि अक्सर आप देखें कि जब आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं तो आप जो भी मुद्दई एग्रीव्ड होता है या विक्टिम होता है, वो एप्लीकेशन ड्राफ्ट करता है, ही ट्राइज टू मेक श्योर कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल किया जाए ताकि उसकी 154 की कार्रवाई हो सके और एफआईआर दर्ज हो सके। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे अगला ये होगा कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है? सिंपल, जिस तरह भी मैंने आपको बताया, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस काबिल दस्तंदाजी है पुलिस, नॉन काबिल दस्तंदाजी है पुलिस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, वारंट लेना पड़ता है, और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के स्ट्रेट हेड ऑन आप एफआईआर दर्ज कर देते हैं, क्योंकि उसको ज़ाब्ता फौजदारी ने कहा है कि जहां कहीं पे भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो स्टेशन हाउस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिए। सो वो यहाँ से आप एक डिफरेंस ड्राइव कर सकते हैं। सर, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइएगा कि एफआईआर होती क्या है और क्या एफआईआर दर्ज करने से पहले भी कोई एप्लीकेशन दी जाती है या नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग, दो डिफरेंट सवाल हैं। एफआईआर को समझाने से पहले या उसकी एलाबोरेशन देने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि व्हाट कम्स बिफोर एफआईआर। फॉर इंस्टेंस, वी आर सिटिंग इन दिस ब्यूटीफुल ऑफिस एंड somebody enters and shoots on me, I am dead. You are here and you are seeing it कि कोई आया बंदा और मुझे उसने गोली मार दी। अब आप क्या करेंगे? आप फौरन से पहले पुलिस को यहाँ पे बुलाएंगे, 15 पे कॉल करेंगे, जिधर हुआ हो गया तो आप आए, और जो इस जुरिस्डिक्शन का मुतलका थाना है वहां की पुलिस भी आ जाएगी। आप उसे एक एप्लीकेशन लिख के देंगे। उस एप्लीकेशन के अंदर आप सारा कुछ लिखेंगे, जी मैं इस तरह बैठा हुआ था, एक बंदा आया, उसने क्या कहते हैं असला आतशी से मियां अली हैदर के ऊपर फायरिंग की और उनकी डेथ हो गई, और ये इन तमाम, अब यहाँ इस एप्लीकेशन के अंदर तमाम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो गए। अब ये जो एप्लीकेशन आप उस पुलिस रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, नॉट नेसेसरीली कि वो एसएचओ ही होगा, उसके बिहाफ पे कोई और भी बंदा आ सकता है मुतलका थाने से, तो वो जो आएगा उसको जो आप एप्लीकेशन देंगे, इसको बोलते हैं फर्द बयान। फर्द बयान अमूमन कहा यह जाता है कल्मिनेशन ऑफ अ क्रिमिनल केस स्टार्ट्स फ्रॉम द एफआईआर, बट आई से कि फर्द बयान इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एफआईआर। और ये जो आपकी फर्द बयान होती है, ये साइंड होती है, थंब मार्क्ड होती है, सिग्नेचर्ड होती है, और ये आप उसको सबमिट कर देते हैं। अब इसी का सप्लीमेंट्री सवाल आपका जो बनता है वो ये बनता है कि फिर एफआईआर क्या चाहिए। विशाल, एफआईआर को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सेक्शन 154 का डीपली मुतालिया करें। सेक्शन 154 ये कहता है कि एक एफआईआर दर्ज करने के लिए डेजिग्नेटेड ऑफिसर, डेजिग्नेटेड प्लेस और डेजिग्नेटेड परफॉर्मा के ऊपर दर्ज की गई। डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। डेजिग्नेटेड प्लेस कौन सी है? पुलिस स्टेशन। डेजिग्नेटेड परफॉर्मा के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया गया, इसके ऊपर जो कुछ लिखा जाएगा, कुछ कॉलम्स होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, उन कॉलम्स और डिस्क्रिप्शन पे बाद में आते हैं, तो आपका एक
परफॉर्मा आपको पकड़ा दिया जाता है, और जब आप उसको देखते हैं तो दैट इज जो कि आप अपने व्यूअर्स को पावर पॉइंट पे जो आप साथ चलाएंगे उसके अंदर भी दिखाएंगे, इसको FIR बोलते हैं। सो एक फर्द बयान पहले दर्ज की जाती है और FIR उसके बाद दर्ज की जाती है, बट दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आपने फर्द बयान भी देनी है। समटाइम्स आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाके डायरेक्ट FIR भी करवा देते हैं। सो अगर कोई चीज FIR से पहले एग्जिस्ट करती है वो फर्द बयान होगी, या डायरेक्ट FIR होगी अंडर सेक्शन 154 जिसके अंदर आप FIR दर्ज करवा देते हैं। सर, जिस तरह आप पाकिस्तान के पुलिस कल्चर से खासा मुताबिक हैं, आप देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है वो मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली टॉर्चर करती है कंप्लेनेंट को या अक्यूज को। तो अगर ऐसे मुकदमात हों जिसके अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बनते हों लेकिन पुलिस FIR दर्ज ना करे, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? अच्छा, बिफोर आई गो इनटू दैट निटी ग्रिटी, बहुत सारे मामला परसेप्शन बेस्ड की, यानी आपने एक पुलिस कल्चर की बात की है, हो सकता है ये एग्जिस्ट करता हो सकता है ये बहुत जगहों पे प्रिवेलेंट भी, बट मैंने अपनी वकालत के एक्सपीरियंस में एक चीज नोट की है जिसके अंदर क्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स की मैंने प्रैक्टिस की, वजीराबाद में की, फैसलाबाद में की, मुल्तान में की, शेखुपुरा में की, फैसलाबाद में। एक बात बड़ी क्लियर है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, जो जेन्युइन वकूआ है ना उसकी पहली बात FIR जरूर दर्ज हो, लाजमी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं विक्टिम्स को, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं कंप्लेनेंट्स को, बट वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। बट अगर जेन्युइन रुक हुआ है FIR जरूर दर्ज होती है। बट हैविंग सेड दैट, पुलिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पुलिस उस वक्त तक मुतहर्रिक नहीं हो सकती जब तक 154 की कार्रवाई नहीं हुई। जब 154 की कार्रवाई हो गई है तो फिर एक डिफरेंट स्टेज आ जाती है। बट आपने सवाल यहाँ पे ये किया कि फॉर इंस्टेंस अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करी तो क्या हो। हमारे ज़ाब्ता फौजदारी में दो डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। एक, यू हैव द ऑप्शन टू फाइल अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 बिफोर द मैजिस्ट्रेट, और अगर वो ऑफेंस उस इस्तगासे के लवाजमात और इंग्रेडिएंट और कंटेंट से कोर्ट ऑफ सेशन का होगा तो वो 190 के तहत कोर्ट ऑफ सेशन में उसको भेज देगा। अच्छा, दूसरा 22 से 22B, very notoriously famous provision of law, because इसने लॉ की इंटरप्रिटेशन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तेजी से चेंज किया। कैसे? मैं अगर आसिफ सईद खान खोसा साहब के खिजर हयात केस के ऊपर जाऊं तो वो ये कहता था खिजर हयात केस के, जब पुलिस ऑफिसर के पास एक एप्लीकेशन आ गई है जिसके कंटेंट से कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन का अदराक हो रहा है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। वो फौरन से पहले देयर एंड देन 154 की कार्रवाई करते हुए उसके अंदर FIR दर्ज करेगा। फिर बशीर एंड अदर केसेस आए, फिर उसके बाद 2013 में आया, 19 में आया। बट अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर कोई SHO आपकी FIR नहीं काट रहा तो आप उस SHO के खिलाफ 22 से 22B की पिटीशन, बेसिकली 22 से 16 की पिटीशन आप फाइल करते हैं, जिसको आप जस्टिस ऑफ पीस का ऑफिस कहते हैं। वहां पे आप ये पिटीशन फाइल करते हैं और वहां पे भी फिर एक मैकेनिज्म है कि नोटिस किए जाते हैं, उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट मंगवाई जाती है जिसको कहते हैं कमेंट्स फाइल किए गए हैं, तो कमेंट्स आ जाते हैं। हालांकि बहुत सारे केसेस ऐसे मौजूद हैं अभी भी, स्टार्टिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अप टू द क्रॉस पाकिस्तान जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं, वो ये कहा करती थी कि 154 की कार्रवाई करने के लिए अगर SHO ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर दी तो FIR का कोई स्टेटस नहीं है। बट इस प्रोविजन ऑफ लॉ 22 से 16 का इतना ज्यादा मिसयूज और अब्यूज हुआ, गलत पर्चे दर्ज हुए कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की कि दोनों पार्टियों को बुलाकर सुना जाएगा। आप SHO नहीं काट रहा, आप DSP के पास जाएं, आप उससे ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाएं, उससे ऊपर वाली अथॉरिटी के पास जाएं। सो इस वजह से ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। सो आपके सवाल की तरफ आते हुए कि अगर FIR दर्ज नहीं हो रही तो आपके पास एक ऑप्शन इस्तगासे का, एक ऑप्शन आपके पास 22 से 22B का है। बट एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं ना,
ان کا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے پرچہ کرانا, اور وہ پرچہ اس وجہ سے کروانا ہے کیونکہ اپریہینشن آف اریسٹ کو ٹریگر کرتی ہے 154, ویئراز استغاثہ جو ہے وہ اس کو ٹریگر نہیں کرتا. اس کے اوپر ایک ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے کہ جسٹ فائل دی بیل بانڈز اور آپ کو بیل گرانٹ کر دی جائے گی. سو وہ ایک ہماری بڑی زبردست فیلڈ آف فوجداری وکالت ہے بیل سٹیج. سو وہ ایوائڈ ہو جاتی ہے ان دو پروسیجرز کے ساتھ, بٹ ادروائز آپ کے پاس یہ دو آپشنز اویلیبل ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. جس طرح آپ نے بتایا کہ 22 سے 22B کر کے ہم FIR کی طرف آ سکتے ہیں اور اس میں انویسٹیگیشن شروع کی جا سکتی ہے اگر FIR درج ہو جائے. ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن اور انکوائری میں کیا ڈفرینس ہے. بہت سارے لاء اسٹوڈنٹس بھی اس میں کنفیوز رہتے ہیں, حتیٰ کہ بہت سارے ینگ وکیل بھی اس میں کنفیوز ہیں کہ انویسٹیگیشن اور انکوائری میں فرق کیا ہے. اچھا, اس کو میں آپ کے لیے نا اوور سمپلیفائی کر دیتا ہوں. جہاں FIR درج ہوگی وہاں پہ کلیکشن آف ایویڈنس ہوتی ہے. اچھا, میری اپنی ذاتی طور پہ اپنے چھوٹے سے ایکسپیرینس اور کم علمی, میں I must confess کہ I'm not that learned, but I must say کہ میرا یہاں پہ ایک اختلاف ہے. کیونکہ اگر آپ سیکشن 2 کو پڑھیں اور اس کی سب کلاس کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے انویسٹیگیشن مینس کلیکشن آف ایویڈنس, جبکہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ ایویڈنس صرف وہی ہے جو لٹمس ٹیسٹ آف کراس ایگزامینیشن سے گزرے. سو آئی مسٹ ریفر اے پرسن, ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ پولیس کا کام میٹرز, فیکٹس, ان کی کلیکشن ہے, کیونکہ ایویڈنس تبھی ایویڈنس بنے گی جب وہ لٹمس ٹیسٹ آف کراس ایگزامینیشن سے گزرے گی. پہلی بات. دوسری یہ بات, ہر وہ مقدمہ جس میں 154 کی کاروائی ہوگی وہاں انویسٹیگیشن ہوگی, تفتیش ہوگی, اور اس کے علاوہ ضابطۂ فوجداری میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ کن کن چیزوں میں انکوائری ہو سکتی ہے, کن کن چیزوں میں. مانی ایگزامپل دیتا ہوں, 145 کے اندر انکوائری ہو جاتی ہے, اس کے بعد ایکزیومیشن کے اندر انکوائری ہو جاتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر انکوائریز ہو جاتی ہیں. بٹ انویسٹیگیشن صرف اور صرف وہیں پہ ہوگی جہاں پہ 154 کی کاروائی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پولیس نے کرنی ہے کل کو عدالت میں مقدمہ پیش کرنے کے لیے, جس کو چلان کہتے ہیں, عدالت میں مقدمہ پیش کرنے کے لیے, جو کہ صرف اور صرف 154 کے بعد ٹریگر ہوتی ہیں, انکوائری میں وہ نہیں ہوتی. سو اس کو اوور سمپلیفائی کریں تو انویسٹیگیشن مینس کلیکشن آف ایویڈنس, اور فیکٹ فائنڈنگ, فیکٹس کلیکشن جو ہے وہ انکوائری کے زمرے میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. جس طرح آپ نے بتا دیا کہ انویسٹیگیشن از اے کلیکشن آف ایویڈنس بائی دی پولیس, اب اس میں اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کا اس انویسٹیگیشن میں کیا رول؟ ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. میں بلکہ بھی یہ UNODC کی کافی زیادہ ٹریننگز کرواتا ہوں پولیس پروسیکیوشن کوآپریشن کے اوپر. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں تو پولیس کا کام کسی بھی مقدمے کو انویسٹیگیٹ کرنا, لیکن اس سے پہلے آپ کو پولیس آرڈر 2002 کے اوپر جانا پڑے گا. وہ اس نے کیا کیا, پولیس آرڈر 2002 نے, کہ پولیس کو کانفلکٹ سے بچانے کے لیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ سے بچانے کے لیے دو ونگز میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک ہے آپریشنل ونگ اور ایک ہے انویسٹیگیشن ونگ. یعنی مقدمہ درج ہوا اور اس کے بعد مقدمہ ریفر کیا جاتا ہے. فار انسٹنس میں نے مقدمہ درج کیا, اب انویسٹیگیشن میں نہیں کر سکتا, وشال کے پاس ریفر کر دی گئی انویسٹیگیشن. اب جب انویسٹیگیشن دی جاتی ہے کسی بھی تفتیشی آفیسر کو, تو وہاں پہ پھر ڈفرنٹ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. یعنی ایک ایریا لا آف بیل کا ہے جس کو ہم ابھی ٹچ نہیں کریں گے, بٹ اگر آپ انویسٹیگیشن کے اندر دیکھیں تو ضابطۂ فوجداری میں صرف ایک سیکشن ہے, دیٹ از 161, جس کے تحت کوئی بھی پولیس آفیسر جو کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ کسی کا بھی کسی بھی وقت کہیں پہ بھی کسی اس مقدمے کے اندر بیان ریکارڈ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ 160 بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی بھی وقت طلب کر سکتا ہے فار دا پرپز آف انویسٹیگیشن ود ریفرنس ٹو دیٹ کیس. 160 آ گیا. اور اس کے علاوہ کچھ میجسٹریل پاورز ہیں, بٹ اس نے کرنا یہ کہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے کے اندر اگر قتل کے ایلیگیشنز ہیں تو اس نے موقع سے شہادت کو کلیکٹ کرنا ہے, اس نے موقع سے تمام جو فیکٹس ہیں, ایویڈنس ہے, اس کو کلیکٹ کرنا ہے, اس نے بیانات لکھنے ہیں, اس نے مقدمے کی تفتیش کرنی ہے کہ آیا
पुलिस ने जो एलिगेशंस लगा, उसने कंप्लेनेंट ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो ठीक भी है कि नहीं ठीक, और उनकी क्या वैलिडिटी है, उनकी क्या वो सैंक्टिटी है। फिर अगर कोई मजरूब है उनके मेडिकल करवाना, फिर उसके बाद मौके से एविडेंस कलेक्ट करना, नक्शे बनवाना। सो ये तमाम के तमाम काम उसने 160, 161, 172, very interesting, 172 is called Zimniya, police diaries. It's a privileged communication. Neither the prosecutor nor the accused are entitled to even go through it. ये कोर्ट के लिए होती है। सो उसने मुकदमे के स्टार्ट से लेके उसके कंक्लूजन तक, अगर किसी को बुलाया है तो उसका लिखना है, उसने किसी का बयान लिखा है तो उसको लिखना है, उसने कुछ भी किया किसी भी मुकदमे में, उसने पुलिस डायरीज में लिखना है। बट सिंस द एक्यूज और द प्रोसिक्यूशन आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव इट, the things we are entitled to have it वो 161 के स्टेटमेंट्स हैं, रिकवरी मीमोज हैं, नक्शे हैं, 164 का अगर बयान है, ये सारी चीजें हैं। सो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है, या कलेक्शन ऑफ मैटर्स जो है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम है जिसने वो कलेक्ट करना है। अब इसके बाद अगर उसने कलेक्शन ऑफ एविडेंस सही तरीके से कर ली तो प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस प्रोसिक्यूशन अच्छे तरीके से कर सकती है। इसीलिए ये ट्रेनिंग हम लोग करवाते हैं ताकि इन दोनों के दरमियान एक लाइजॉन बन जाए और एक ब्रिज बन जाए, ताकि एक अदारा अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करे और दूसरा अदारा अपनी जो इन्वेस्टिगेशन कलेक्टेड एविडेंस है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करे। सो ये एक डोमेन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, इन्वेस्टिगेशन की।